तो मेरा स्कूल में कल केमिस्ट्री था लेकिन क्या? एक सेकेंड एक सेकेंड। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्योंकि कल आपका फिजिक्स का फुल टेस्ट है। हमारे पास दो स्फेयर हैं, ठीक है। और इस दो स्फेयर के अंदर इसकी रेडियस है ए, इसकी रेडियस है बी, ठीक है। और इनको हमने चार्ज किया है और चार्ज करने के बाद इनको हमने एक वायर से ज्वाइन कर दिया है। तो दे आर चार्ज्ड एंड दे आर ज्वाइंड बाय अ वायर। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, तो आपको E1 अपॉन में E2 बताना है। तो E1 अपॉन में E2, ए ऑप्शन दे रखा है मान लो A बाई बी ऑप्शन दे रखा है B बाय ए, सी ऑप्शन दे रखा है ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और डी ऑप्शन दे रखा है बी स्क्वायर बाय ए। तो क्या होना चाहिए? If the two spheres you have and they have the radius a and b and they are charged and joined by the wire, then the ratio would be, I mean ratio of electric field would be, any guesses? सर डी। D means b square by a. सर मुझे तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लग। Okay, शैंकी, शैंकी, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी परफॉर्मेंस आ रही है तुम्हारी? है? सर पता नहीं क्या हो गया। कोई बात नहीं, हम ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि पेपर इतना टफ नहीं आएगा, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। नीचे भी आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। एकदम देखना पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बस ये है कि और अच्छा चले जाए। पेपर बुरा जाएगा ही नहीं, या तो एवरेज जाएगा या फिर अच्छा जाएगा, बुरा होने के चांस बहुत कम है। तो इसीलिए कोशिश करो एवरेज से सीधे अच्छे पे आ जाओ। तो जितना नोट्स मैंने भेजे हुए हैं उनको बार बार रिवाइज करो, एमसीक्यू बार बार करो, ठीक है। और जो पेपर अब तक हुए हैं उनके सॉल्यूशन जितना जो हुए हैं ना, उन्हीं के सॉल्यूशन देख के चले जाओ। सब कुछ उन्हीं में से ही आना है, और कुछ और क्वेश्चन बचे, और क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। जितने बन सकते थे वो सब तो आ गए, तो कोई चांस ही नहीं है ना, ठीक है। तो अभी भी बहुत टाइम है, तुम कर सकते हो आराम से, बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भाई। ओके सर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इनको सेम वायर से ज्वाइन कर दिया गया है तो एक बात तो साफ है कि इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर दोनों को सेम वायर से ज्वाइन कर दिया गया है तो पोटेंशियल सेम हो जाता है ना। यस सर। और सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो हमें फॉर्मूला भी पता है K Q1। मान लो इसको Q1 से चार्ज किया, उसकी रेडियस कितनी है A1, A1 क्या ए ही बोल देंगे उसको। और इसकी कितनी है मान लो KQ2 अपॉन में B। ये A है, ये B है, ओके। तो K से K कट जाएगा तो Q1 अपॉन में Q2 का रेशियो कितना आ जाएगा, A अपॉन B आ जाएगा, यहाँ से ये निकल के आ गया, ओके। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होता है, KQ² होता है बच्चे। KQ1 का स्क्वायर अपॉन में A1 का स्क्वायर, और अपॉन में KQ2 का स्क्वायर अपॉन में B का स्क्वायर। K से K कट गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, Q1 स्क्वायर अपॉन में Q2 की स्क्वायर, और इंटू में B स्क्वायर ऊपर आ जाएगी, B स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। क्या Q1 Q2 आपको पती है? ये हो जाएगी A स्क्वायर और B स्क्वायर, और ये है, ये तो कट ही जाएगा। ओ माय गॉड, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? एक सेकेंड एक सेकेंड। सर स्क्वायर थोड़ी ना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू का। ओह सॉरी 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 सॉरी, यही तो मैं चेक कर रहा था, तुम लोगों को पता ही नहीं पता कुछ, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, बस सुनती जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² होता है, तो ये Q स्क्वायर कहां से आया? कुछ नहीं आता तुम लोगों को, सब भूल गए तुम लोग। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने Q को क्या लेना है, A, पूरा बिल्कुल ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं वही तो कहूँ, तूफान आ गया, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो A से एक A कट गया, B से B कट गया, एक तो क्या बचा मेरे पास, B/A। B/A। लेकिन तुम लोग तो B² बाय A बोल रहे थे, अफसोस की बात है बहुत। तो ये हमारे पास आ जाएगा B/A। कितना सिंपल क्वेश्चन था बताओ, एक चिड़िया भी कर लेगी इसको बस बैठे बैठे तार के ऊपर, ठीक है। स्नेहा, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। कितना इजी था बताओ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बच्चों वाली बात थी एकदम।
ओके मुझे एक बात बताओ, अगर एक चार्ज को मैंने रखा हुआ है क्यूब के अंदर, तो उसका फ्लक्स जो है वो फाई है, ठीक है? तो दो अपोजिट फेजेस से कितना फ्लक्स निकल के आएगा? अगर ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इसके बीच में हमने एक चार्ज रखा हुआ है ऐसे क्यू, तो दो अपोजिट फेज मान लो, एक ये वाला फेज है और एक ये वाला फेज है, तो इन दोनों का फ्लक्स कितना होगा अगर टोटल फ्लक्स फाई था तो? ये अल्लाह इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। सर दोनों का मिला के बताना है। हाँ हाँ, दोनों का मिला के कंबाइन, यस प्यारी बच्ची। सर 5/3। 5/3 तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया। 5/3? 5 नहीं 5। अच्छा 5/3। हाँ हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है कुछ इसमें दम है। क्या आप भी सहमत हैं स्नेहा 5/3 से? हाँ सर, मुझे भी ये लग रहा है। अच्छा, क्यों लग रहा है तुम्हें ये? क्योंकि आस्था ने बोला है या फिर तुमने अपना लॉजिक लगाया है? मैंने अपना लॉजिक लगाया इसलिए बोल। ओके ठीक है। देखो जो टोटल फ्लक्स है वो 6 साइड के लिए था, राइट? टोटल का टोटल जो फ्लक्स है वो 6 साइड के लिए है। अब अगर ये टोटल साइड 6 है तो 6 के लिए फ्लक्स है, तो 2 साइड के लिए कितना हो जाएगा? तो 2 साइड के लिए फिर हम कितना कर देंगे भाई? अगर टोटल 6 साइड के लिए मेरे पास फ्लक्स आता है, तो ऑब्वियसली एक साइड के लिए कितना आएगा? एक साइड के लिए फ्लक्स बाय 6 हो जाएगा। तो 2 साइड के लिए कितना आएगा? ये तो सिंपल यूनिटी मैटर जैसा ही हो गया। तो कितना हो जाएगा? फ्लक्स 5/3। ठीक है ना शैंकी? यस। बहुत इजी, कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है बच्चे? ओके। अच्छा जरा मुझे एक बात बताना कि सी का और रेडियस का कोई फॉर्मूला होता है क्या? सी और आर का कोई कोई फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस और रेडियस का? मुझे ऐसा लग रहा है शायद होता हो। सर C equals to 4 pi epsilon naught R। अरे वाह, ये आया कैसे वैसे? C इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught R, ये आया कैसे? सब वोल्टेज का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उससे Q/V कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये बात पता नहीं होती है तो इससे थोड़ा ध्यान रखेंगे। 4 pi epsilon naught R से भी हमारे पास ये चीजें निकल के आती हैं एंड यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। बिल्कुल सही है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या होता है? एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर? हाफ CV। हाफ QV²। ओके, और अगर Q और C के टर्म्स में बताना हो तो? Q²/2C। ओके ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शायद सर ने एक चीज पढ़ाई होगी कि एक मेरे पास कुछ वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। रिमेम्बर दैट? मैंने भी शायद करवाया था कि कॉमन पोटेंशियल होता है, अगर तुम लोगों को याद हो। जैसे Q1 अपॉन में Q2, और ये था मेरे पास C1 प्लस C2, तो ये कॉमन पोटेंशियल निकल के आया था ना। पहले जब यस सीरीज में सर। लगाते हैं फिर जब पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल के अंदर एक कॉमन पोटेंशियल डेवलप होता है। तो तुमने जब ये बोला था Q1 को हम C1 V1 बोल सकते हैं, Q2 को C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये था कॉमन पोटेंशियल, राइट? तो मान लो कि अगर मैं क्वेश्चन देता हूं कि एक मेरे पास कैपेसिटर है जो कि 20 माइक्रोफेरेड है, इसको हमने चार्ज किया अ, चलो 500 वोल्ट तक हम इसे चार्ज कर रहे हैं। जब हमने इस कैपेसिटर को 20 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को 500 वोल्ट से चार्ज किया और अब हमने इसे पैरेलल पे लगा दिया। अब पैरेलल पे लगाया तो कोई दूसरा भी होना चाहिए। तो दूसरा वाला जो है ना, दूसरे वाले का ऑलरेडी कितना है? 10 माइक्रोफेरेड, और उसका जो पोटेंशियल था वो है मेरे पास 200 वोल्ट। और जो अब ये वाला लेकर आए हैं हम, इसका तो तुम्हें पता ही है इतना है। तो ये वाला ये रहा, और ये दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो जब हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है तो कॉमन पोटेंशियल कितना निकल के आएगा? तो कॉमन पोटेंशियल कितना वोल्ट निकल के आएगा? सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम तुरंत कर दोगे, आई नो दैट। कॉमन पोटेंशियल वुड बी, बच्चे, तो कॉमन पोटेंशियल कितना निकल के आएगा? अगर आपके पास ऑलरेडी एक हमारे पास कैपेसिटर दे रखा है 20 माइक्रोफेरेड और वो 500 वोल्ट का है, और उसी को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया 10। 400। कितना? 400।
400। ओके ओके, यस सर 400 आ रहा है। देखो ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर मेरे पास मैंने फॉर्मूला दे रखा है C1V1 राइट, तो ये C1V1 प्लस का C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, तो बस ये वाला फॉर्मूला जिसके पास है वो तुरंत कर लेगा, वैल्यू पुटअप करो और आंसर निकालो। राइट, फाइन, ओके। अब देखो हमारे पास ना कभी कभी ना खतरनाक क्वेश्चन भी, खतरनाक तो नहीं लेकिन हाँ थोड़े से। मान लो कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना, इसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है, और इसके बीच का जो एक डिस्टेंस है, ये जो डी है, तो ये डी है मेरे पास 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो मेरे पास है 2 माइक्रोफेरेड। फाइन। तो जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब सब्सटेंस ही नहीं भरा गया, डिस्टेंस इतना था तो कैपेसिटेंस इतना आ रहा था। अब कह रहा है कि उसके सेपरेशन को हमने हाफ हाफ कर दिया है, और उसको हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से भी भर दिया है, और उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की जो वैल्यू है ना वो है 2.8। तो कह रहा है तो बताओ फाइनल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो मतलब आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। तो डिस्टेंस अगर मेरे पास 0.4 है तो अब कितना हो गया होगा प्यारी बच्ची। 0.2। तो अब जो नई कंडीशन आई है वो आई है 0.2 की, क्योंकि डी मेरे पास कितना हो गया है, हाफ। और इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल किया गया है उसकी वैल्यू कितनी की है मेरे पास 2.8। तो हमें नया कैपेसिटेंस बताना है, तो वो नया कैपेसिटेंस कितना होगा प्यारी बच्ची। 11.2 11.2। माइक्रोफेरेड। 11.5। 11.2 माइक्रोफेरेड। ओह क्या बात है, इतनी जल्दी, वेरी गुड। संकल्प, क्या तुम समझ पा रहे हो इन लोगों ने इतना जल्दी कैसे कर लिया ये। मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने कैसे होगा। ओके ओके ठीक है। अच्छा तुम लोग जानते होगे कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, एम आई राइट, इजंट इट। यस सर। ओके, और जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं तो मेरे पास वो बन जाता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब यहाँ पे डी तो क्या हो गया है, डी बाय 2 हो गया है राइट, और हमें ये मान लो ये पहला वाला था ये दूसरा वाला है, तो C2 निकालना है। मैं दोनों को क्या मैं डिवाइड कर सकता हूँ एक तरह से, कर देते हैं, कौन देख रहा है। तो एरिया तो अभी भी उतना ही है, तो ए से ए कट जाएगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा, और ये एक डी से एक डी कट जाएगा राइट। तो ये 2 ऊपर की साइड आ जाएगा, यस और नो। तो ये 2 ऊपर यस की सर। साइड आएगा, ये वाला सी आपको दे ही रखा है, तो C2 की वैल्यू भी तो निकल के आ जाएगी प्यारे बच्चे। ठीक है शेंकी, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। यस। तो भाई तुमको के की वैल्यू दे रखी है 2.8, तुम्हारे पास पुराना वाला कैपेसिटेंस है, डी तुमको दे रखा है ये, वैसे भी डी की जरूरत भी नहीं पड़ी, डी से डी तो कट ही गया। अगर ये हमें डी की वैल्यू नहीं भी देता ना तो भी हम कर लेते, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके। अच्छा मैंने शायद एक दिन, मुझे याद आ रहा है कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन वो करवा रखे हैं ना, कि जो वॉल्यूम होते हैं जैसे 8 ड्रॉप मिलके एक एक बिग वॉल्यूम बना है, यस सर। तो यस उस सर। टाइप के क्वेश्चन मैंने एक दिन करवाया था, और वो एग्जाम में भी आ सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि देखो अगर कोई चीज टफ आएगी तो वो फिजिक्स का पेपर टफ आएगा, बाकी और कोई टफ आने का इतना चांस है नहीं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ओके। अच्छा आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या क्या फॉर्मूला है। I is equal to NEA VD। अच्छा मोबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एक्वायर की गई है राइट, तो VD अपॉन ई हो जाएगा वो मेरे पास, बिल्कुल सही है। अच्छा ये मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ, रो और टाउ के बीच में क्या रिलेशन होता है, रो और टाउ के बीच में। सर रो हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। रो is equal to M upon NE square tau। बिल्कुल सही, M बाय एन स्क्वायर टाउ हमारे पास ये होता है। ओके ठीक है, सर ने किरचॉफ पे तो क्वेश्चन करवाए ही होंगे राइट। यस सर। ओके ठीक है, तो एक सेकंड जस्ट, ये ए है मेरे पास,
वैसे अभी वैष्णवी आई थी लेकिन चली गई एकदम से। ओके, कह रहा है ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क आप देख पा रहे हो ना, ठीक है, इसमें हर एक रेजिस्टेंस जो है ना वो 1 ओम का है। हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है, तो अब आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, जरा देखना। ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर नहीं है, ध्यान रखना, कहीं उल्टा रिलेशन लगा दो। जरा निकालो कैसे निकलेगा ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या आप लोगों को पता है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं? What should be the effective resistance? नहीं पता आपको? देखो, आपको पता है कि ये एक सिमेट्री जैसा स्ट्रक्चर है, और जब भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो हम इसको ऊपर उठा सकते हैं ना। जैसे आप देख रहे हैं ये स्पॉटलाइट जो हम देख रहे हैं, ये आप इसको ऐसे यहां से पकड़ो और इसको ऊपर लेके जा सकते हो ना ऐसे। तो जब आप इसको पकड़ के ऐसे ऊपर ले जाओगे तो ये एक तरह से इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा, रीअरेंज नहीं हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये वाला ऐसे हम करते हैं इसके अंदर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो ये ऐसे करके था ना, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा था इसको हम ऊपर ले गए। तो जब ऊपर ले गए तो ये इस तरीके से कुछ कुछ हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो? और यस ऊपर सर। ले गए तो फिर ये ऊपर चला गया, तो फिर ये इस तरीके से बचा मेरे पास ऐसे। सर पर फिर पता कैसे चलेगा के क्वेश्चन में कि कौन से हिस्से अगर को कहाँ सिमेट्रिकल करना? होता है तभी ऐसा कर पाते हैं। जैसे कि देखो मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ। मान लो अगर बाई चांस यहाँ से करंट आ रहा है, मान लो 4 आया है, मान लो। आप कितना भी आई ले सकते हैं, I/2 भी कर सकते हैं, मैं 4i क्यों ले रहा हूँ समझ में आ जाएगा। 4i ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर 2i जाएगा। 2i यस 2i सर। 2i जा रहा है, तो अब देखो ये फिर से डिवाइड हुआ 2i। तो जब फिर से, क्योंकि करंट हमेशा डिवाइड हो रहा है, तो अभी आई हो गया। जानबूझ के इसलिए मैंने 4i माना ताकि मुझे I/2 ना करना पड़े, क्योंकि उससे समझ में नहीं आता। तो अब ये आई करके बढ़ गया। ठीक है, करंट हमेशा कैसा मिलता है, कंस्ट्रक्टिवली मिलता है, यू नो इट। तो अब देखो हमारे पास क्या है कि इसके अंदर भी आई जा रहा है और ये भी 2i जा रहा है। अब वो होगा क्या कि I1 ऐसे कर, ये आई ऐसे करके जा रहा है, यहाँ पर भी आई ऐसे करके जा रहा है। और क्योंकि जितना करंट हमें एक्चुअली भेजना होता है, तो यहाँ पे भी हमें उतना ही मिलना चाहिए 4i। तो ये 4i कैसे मिल सकता है? ये 4i मुझे तभी मिल सकता है ना कि जब यहाँ से भी मेरे को 2i मिल रहा हो और यहाँ से भी 2i मिल रहा हो। तो यहाँ से मुझे 2i कब मिल पाएगा? तो देखो एक बात साफ दिख रही है, यहाँ पे 2i तभी आ पाएगा ना। देखो जब यहाँ पे एक ये आई मतलब आई आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से भी आई आना चाहिए ना। अगर ये 2i मिल रहा है, अगर यहाँ पे 4i जाना चाहिए तो यहाँ पे 2i होना चाहिए, और यहाँ पे 2i है तो ऑब्वियस सी बात है ये आई तो ये भी आई होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला करंट ऐसे आया और ऐसे चला गया, और यहाँ से 2i कब आएगा, जब ये 2i ऐसे सीधा आया होगा। तो इस तरीके से ये एक अरेंजमेंट होता है, जब भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है। तो इसीलिए अगर तुम इस चीज को ऐसे रीअरेंज कर रहे हो तो वही बात पड़ गई। देखो ये 4i है, ये 2i में गया, 2i से फिर ये आई में गया, आई से देखो फिर से ये वाला ये वाला, तो ये 2i आ गया, और यहाँ पर तो ये 2i था ही, तो ये बन गया 4i। समझ में आया मैं क्या करा मैंने?
यहाँ पे करना कितना इजी है, और उसी चीज को अगर यहाँ पे नीचे कर दो तो वो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन है नहीं। लेकिन तो इस टाइप के सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में हम ऐसा करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं तभी ये आ जाता है। अब मुझे बता दो टोटल आर कितना बना फिर। ये वाला कंसिडर करना, ऑफ कोर्स ये वाला इजी है। ये दो सीरीज में, फिर ये पैरेलल में हो जाएगा, फिर ये पूरा का पूरा सीरीज में, ये वाला टोटल और ये वाला, और फिर ये पैरेलल। जरा बताना एक बार कितना बन रहा है आर। हेलो, तुम लोग कर रहे हो या फिर? 8/7 ओम। कर रहे हैं सर। अच्छा 8/7 हो, लॉक कर दें? हाँ सर, मेरे तो ये आ रहा है। ओके, क्या लगता है आज तक सही बोल रही है प्यारी बच्ची? सर करके बताते हैं सर। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास 8/7 हो। ये दोनों सीरीज में, फिर ये वाला पैरेलल में, फिर ये ओवरऑल ये वाला सीरीज में, और ये दो भी सीरीज में, और ये दोनों ओवरऑल पैरेलल में। ठीक है, तो 8/7 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है। मान लो कि अगर आपको दे रखा है, मान लो कि अगर आपको दे रखा है कि आपके पास ना 100 सेल्स हैं। सेल्स मतलब वो जो होते हैं ना हमारे पास, बैटरी का छोटा रूप। 100 सेल्स हैं, और हर किसी की जो ईएमएफ है वो है 5 वोल्ट। 100 सेल्स हैं और एक सेल की जो ईएमएफ है वो 5 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका है 1 ओम। So they are arranged so that they produce the maximum current of 25, एक second, they produce the maximum current in a 25 ohm resistance। 25 ओम के अंदर ये अपना मैक्सिमम करंट दे रहे हैं। ओके ओके ओके। each row contains equal number of cell, so the number of rows should be। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुने सारे बच्चे। 100 सेल्स हैं, 100 सेल्स की जो ईएमएफ है वो है 5 वोल्ट, मतलब एक ईएमएफ जो है 5 वोल्ट की है, ईच ऑफ ईएमएफ। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। इनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि जो करंट बन रहा है ना वो मैक्सिमम करंट बन रहा है। ठीक है, 25 ओम रेजिस्टेंस के अंदर हर एक रो के अंदर इक्वल नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो आपको बतानी है ये रो कितनी है। तो रो कितनी है ये बतानी है। A2, B4, C5, D100। तो ये बताना है हमें, कैसे करना चाहिए हमें। क्या आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। ओके, इसका मतलब ये सीरीज और पैरेलल टाइप का एक अरेंजमेंट हो गया है ना, राइट? तो अब अगर हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ अगर सेल हमें देखने हैं, 100 सेल्स हैं और हर एक रोज के अंदर इक्वल है,
तो क्या टोटल रोज, अच्छा मान लो अगर एक रो के अंदर 10 होते, या मान लो एक रो के अंदर अगर मान लो 5 होते, ठीक है, तो एक रो में 5 है, अब मैं उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 100 आना चाहिए ना? नहीं समझ में आया? अगर एक लाइन में 5 बच्चे हैं और वो टोटल 100 बच्चे हैं, तो जरा बताना कितनी लाइनें बनेंगी? 20. तो 5 इंटू 20 करोगे तभी तो 100 बना ना। Yes. तो उसी तरीके से क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, m इंटू एन इज इक्वल टू 100। मैंने एक क्वेश्चन एक डेरिवेशन करवाई थी एक दिन कि सीरीज में इतने हैं, पैरेलल में इतने, तो सीरीज का टोटल नंबर और ये लाइन कितनी है इनटू में टोटल 100, ये ऐसे आ जाएगा क्योंकि टोटल 100 सेल्स है। तो m है मेरे पास नंबर ऑफ रोज, n है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सेल एक एक रो के अंदर। तो ये m इंटू n जो है वो 100 होना चाहिए। अब अगर मैक्सिमम करंट की हम बात करते हैं ना, तो मैक्सिमम करंट के लिए जो R का फॉर्मूला बनता है ना, कैपिटल R का, वो कितना बनता है हमारे पास, एन आर अपॉन में m। ये ध्यान रखना, एन आर अपॉन में m, ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है फॉर द मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट की एक डेरिवेशन होती है, ठीक है। तो अभी आपके लिए इतना आपको याद रखना है, फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम करंट योर कैपिटल R शुड बी इक्वल टू एन आर अपॉन m। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, तुमको यही तो निकालना है कि रोज कितनी है। तो n अगर तुम्हें निकालना है तो तुमको रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 25 ओम। ओके। और क्या तुम्हें स्मॉल आई मीन इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है? हाँ 1 दे रखा है। क्या तुम्हें m पता है? नहीं, ना तो हमें m पता ना हमें n पता। तो इसका मतलब n कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, n हो जाएगा 25m। n इज इक्वल टू 25m, यस और नो? अरे बोल तो दो। Yes. अब अगर इस फॉर्मूले से तुम्हारा n इज इक्वल टू 25m आया, तो क्या इसकी वैल्यू को तुम इसमें पुट अप कर सकती हो? n इज इक्वल टू Yes. 25m है तो कितना आ जाएगा मेरे पास फिर, n हो गया 25m, तो 25m स्क्वायर, 25m स्क्वायर का मतलब 4 का रूट हो जाएगा, 4 का रूट होता है 2। तो इसका मतलब m कितना आ गया, m अगर 2 हो गया तो फिर वो कितना आएगा, n हो जाएगा 50। गॉट इट? तो m और Yes. n आ जाएगा ऐसे करके। तो ध्यान रखना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है, सिर्फ 2, और n कितने हैं, मतलब एक रो के अंदर 50 लगे हुए हैं। तो ऐसे याद रखना है फॉर द मैक्सिमम करंट इन अ रेजिस्टेंस, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कैपिटल R इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम, वरना नहीं कर पाओगे। गेटिंग और नॉट? Yes, sir. ओके। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए तुम्हें पता है कि एक मेरे पास फॉर्मूला होता है, म्यू आई अपॉन म्यू, एक सेकंड, अगर मेरे पास सर्कुलर वाला होता है तो म्यू आई अपॉन 2r होता है, रिमेम्बर? Yes, sir. और अगर मेरे पास स्ट्रेट के लिए होता है तो, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो म्यू आई अपॉन 2 2 पाई pi d. आर। हाँ 2 पाई डी बोलो या 2 पाई आर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तुम्हें पता है ये बात आज था प्यारी बच्ची? Yes, sir. ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना है हमको, क्योंकि इसी के ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं ऑफ कोर्स। तो मान लो कि हमारे पास, अच्छा साइक्लोट्रॉन जो सर्कुलर वाला होता है उसके लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? सर कट चुका है सिलेबस से साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन कट चुका है, बट सर्कुलर वाला तो आ ही रहा होगा। आई नो साइक्लोट्रॉन अगर कट चुका है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो आ ही रहा होगा। तो एम वी वाई बी क्यू होता है ना, जितना मुझे याद है, आर Yes. इज इक्वल टू एम वी वाई बी क्यू हमारे पास होता है। और वो ठीक है साइक्लोट्रॉन कटा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ आई मीन ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक लॉन्ग वायर है, एक सेकंड जस्ट,
मेरे पास एक लॉन्ग वायर थी जिसके अंदर एक करंट चल रहा था, ठीक है। उसी को मैंने अब क्या कर दिया, उसी लॉन्ग वायर को अब मैंने गोल घुमा दिया और इसको टर्न कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो अब जब मैंने उसको टर्न कर दिया है, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना सेंटर पे, इस वाले के सेंटर पे, तो इसके सेंटर पे जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो मेरे पास बी बनी है, ओके। अब मैंने क्या कर दिया है, अब मैंने इसी वायर को ना छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दिया है, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए हैं। नंबर ऑफ टर्न्स है मेरे पास n। तो अब जब मैंने बहुत सारे टर्न्स बना दिए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो बताओ अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसके सेंटर पर। अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, आंसर है एन बी, एन स्क्वायर बी, 2n बी, या फिर 2n स्क्वायर बी। तो एक लॉन्ग वायर थी जिसके अंदर करंट था, उसको हमने बेंड करा सर्कुलर लूप में, वो भी 1 टन वाला, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बी आई थी। अब हमने उसे बहुत सारे नंबर ऑफ टन, एन नंबर ऑफ टन्स के साथ रोटेट कर दिया, गोल गोल घुमा दिया छोटे छोटे, तो अब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी होगी, एन बी। एन बी। आर यू श्योर अबाउट दैट? सोच लो मुसाफिर। अच्छा, अगर हम कितने भी टर्न्स को घुमा दें तो उसका जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो उसका सरकमफ्रेंस होगा, वो तो इक्वली रहेगा ना, यस सर। यस सर। तो उसके साथ तो कुछ खिलवाड़ कर ही नहीं सकते हम लोग। सर n स्क्वायर भी आ रहा है। एन स्क्वायर भी लॉक कर दें? यस सर। शाबाश, बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। कैसे? देखो, जब वो, अब इसकी तो जरूरत है ही नहीं, इसका तो मैं मतलब ही नहीं। जब 1 टन था तो 1 टन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा वो क्या बना होगा, म्यू आई अपॉन 2r बना होगा, राइट, ठीक है। यस सर। लेकिन हमें पता है कि अब जब ये छोटे छोटे सर्कल बनाए गए हैं, तो मान लो इनकी रेडियस मेरे पास r डैश है, इनकी रेडियस नए वाले की, तो क्या मैं इनको ऐसे कह सकता हूँ n इंटू में 2 पाई r डैश, इट इज इक्वल टू 2 पाई r, क्योंकि सरकमफ्रेंस यही होता है, इस वाले का r था, राइट। तो इसका मतलब नई वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, फिर 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो नई वाली रेडियस हो गई r अपॉन n, हो गया नई वाली रेडियस। अब जब नई वाली रेडियस r अपॉन n है, तो बस नया वाला फॉर्मूला लगा दो, तो अब b डैश कितना आएगा, म्यू एन आई अपॉन में 2r डैश। तो एक सेकेंड जस्ट, रेडियस ये r डैश है ना, तो r डैश की जगह पे क्या हो जाएगा, म्यू एन आई अपॉन में 2, ये हो जाएगा r अपॉन n, n और n ऊपर चला जाएगा तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ये n स्क्वायर हो जाएगा तो देखो i अपॉन 2r, तो ये i n, तो चलो है, ये i अपॉन 2r तो b के ही बराबर है, मतलब म्यू एन आई अपॉन 2, म्यू आई अपॉन 2r, तो ये क्या बन गया मेरे पास, तो ये बन गया n स्क्वायर b, इजंट इट? पुरानी वाली के n स्क्वायर टाइम्स हो गया। तो इस टाइप से हमें मतलब रीअरेंज करना होता है, पहले वाले का यूज करके, ठीक है, उसे हमें दूसरे वाले में रखना होता है, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि पहले वाले से इतने टाइम ज्यादा है, ठीक है, गॉट इट? यस सर। यस सर। अच्छा, ये लॉरेंज फोर्स क्या होता है, F लॉरेंज, is equal to कैन वी से कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर एंटर करता है, तो उसमें मतलब दोनों ही चार्ज लेके चलते हैं, क्यू ई प्लस का बी क्यू वी, क्यू ई प्लस का बी क्यू वी, यस इजंट सर। इट? तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स भी होता है और मैग्नेटिक वाला भी होता है, तो क्यू ई प्लस बी क्यू वी, ओके, ठीक है। वैसे अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम ज्यादातर कौन सा वो लेके चलते हैं, एवरेज लेके चलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल या आरएमएस? RMS। क्यों आरएमएस क्यों लेके चलते हैं, क्या होगा अगर हम एवरेज ले लेंगे तो? सर एवरेज 0 ही होगा एक साइकिल के लिए, इसलिए RMS लेते हैं। ओके, तो फिर हाफ ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हमें पूरे का एवरेज लेना होता है, पूरे का एवरेज चाहिए तो एवरेज चाहिए, वो पॉजिटिव नेगेटिव से काम नहीं चलेगा, इसीलिए।
ओके फैराडे अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि कहीं पे भी मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, ठीक है, सो द ईएमएफ इंड्यूसेस इन द लूप इट लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज कंटिन्यूस। जब तक चेंज रहेगा, जब तक फ्लक्स जब तक चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू रहेगा, तब तक मेरे पास ईएमएफ आता रहेगा। तो ये कौन सा लॉ है? द Faraday's ईएमएफ law. फैराडेज का कौन सा वाला है? फर्स्ट। फर्स्ट है। तो जब तक चेंज कंटिन्यू रहेगा जब तक ईएमएफ मिलता रहेगा, राइट? अच्छा, और जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ आएगा। ये कौन सा लॉ है? ये सेकंड है। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ आएगा, तो वो सेकंड लॉ हो जाएगा, इजंट इट? यस सर। ओके। अच्छा, ये मोशनल ईएमएफ में क्या डिफरेंस है? मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ किसे कहते हैं? जब भी हम किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं या आगे पीछे लेके जाते हैं, उसे मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। कि किसी रॉड को तुम घुमा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या उसे लीनियरली चला रहे हो, तो लीनियरली चलाने के लिए बीवीएल आया था ना, और गोल घुमाने के लिए हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, याद है या नहीं? यस सर। तो ये मोशनल ईएमएफ है, आपको याद रखना है। अच्छा, इसी अगर मान लो एक रॉड को तुम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हो, तो उसके लिए पावर का फॉर्मूला कितना निकल के आया था? पावर का, अगर यही मोशनल ईएमएफ की हम बात करते हैं तो पावर का फॉर्मूला कितना निकल के आया था? एनी गेसेस? सर ने बताया होगा ना, फोर्स इनटू में वेलोसिटी। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी। आर यू श्योर? बी एल वी का होल स्क्वायर अपॉन आर। हाँ, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट? तो ये था हमारे पास पावर मोशनल के लिए, ध्यान रखना है, ठीक है संकल्प? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कल के टेस्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, अपना बेस्ट देना है, और जो गलतियां होंगी उनसे हमें सीखना है, ठीक है ना? अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। तो फिजिक्स का पेपर आई गेस एक सेकेंड, मतलब 10 तारीख के बाद ही है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री? सर 10 को फिजिक्स है और 14 को अच्छा केमिस्ट्री। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी भी तुम्हारे पास एक तरह से 15 दिन तो है ही, तो 15 दिन तो काफी होता है यार, ठीक है? ऑल्दो इंग्लिश में तो कुछ नहीं है, इज आर एम वॉज वर शेल विल, तो उसमें कुछ खास है नहीं। तो ठीक है, मेन तो यही है हमारे पास, तो ठीक है, अच्छे से लगाएं अपनी एनर्जी और खूब अच्छे से करें, ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही रहने दें, यस सर। आज के लिए इतना ही रहने दें, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, सी यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you, sir.